आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मैं गंडमाला, जिसे स्क्रोफुल्ला भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा आपसे साझा कर रहा हूँ। आज मैं बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि ये गंडमाला स्क्रोफुल्ला क्या चीज़ है, ये किस कारण से होता है और कैसे इसको आप जानेंगे, और इसकी अंत में मैं इसके क्या लक्षण होते हैं और साथ ही साथ अंत में मैं इसकी चिकित्सा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा कैसे आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों की विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। ये जो गंडमाला है, स्क्रोफुल्ला है, ये एक इन्फेक्शन होता है जो टीबी का, स्क्रोफुल्ला जो है एक तरीके का ये टीबी का ही इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस का। और जब ये फेफड़े में ना हो करके जब फेफड़े में होता है तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, यानी जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं। टीबी कह देने मात्र से ही रोगी समझ जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस की बात है, टीबी है। और जब इस टीबी का जीवाणु जो है, जो बैक्टीरिया है, यह लिम्फ नोड को प्रभावित करता है। लिम्फ नोड सूज जाते हैं और ये जो है लिम्फ नोड सूजने के बाद कभी कभी वो नोड्स जो हैं ओपन भी हो जाते हैं त्वचा पर, और उनसे जो है स्राव होता रहता है। तो इस तरीके से गंडमाला या स्क्रोफुल्ला जो है, यह ट्यूबरकुलोसिस का ही बैक्टीरिया है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जब यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स, फेफड़े को प्रभावित न करके लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, और लिम्फ नोड्स जो है सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दर्द हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तो इसे गंडमाला कहते हैं। विशेष रूप से इसे कंठमाला भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये विशेष रूप से गर्दन पर ही पाई जाती है। आप देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके गर्दन में कुछ गांठें दिखाई देती हैं, तो यही गंडमाला है, क्योंकि इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो प्रायः ये पेनलेस होता है, लेकिन इसके कारण ये जो गर्दन पर गांठें होती हैं ये पेनलेस होती हैं। ऐसे नोटिस में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन देखते हैं कि तमाम बच्चे, विशेष रूप से बच्चे, ये तमाम बच्चे जो है उससे दुबले पतले रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती है, उनका वेट लॉस होता है। तो इस तरीके से आगे चल के भी जवानी में भी उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरता है, जो स्क्रोफुल्ला से पीड़ित बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो स्क्रोफुल्ला से पीड़ित हैं, विशेष रूप से जिनके गर्दन में कुछ छोटी छोटी गांठें, गुटिकाएँ दिखाई देती हैं, स्क्रोफुल्ला दिखाई देते हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और उन्हें आए दिन कोई ना कोई रोग लगा रहता है। जैसे आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की विशेषता है, इसमें बुखार भी आ जाता है, रात को पसीने होते हैं, वेट लॉस होता है, वजन कम होता है, भूख कम लगती है। तो इस तरीके के लक्षण पैदा होते हैं और ये सुषुप्ता अवस्था में बने रहते हैं। तो ये गंडमाला है, ये कभी भी बच्चे का स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य, मरीज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने देता है। और इस पॉइजन के कारण, इस विष के कारण, स्क्रोफुल्ला के कारण आए दिन एक न एक रोग रोगी को लगा ही रहता है। तो इस तरीके से अब आपको मैंने बताया कि स्क्रोफुल्ला जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का ही बैक्टीरिया है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं।
और वह लंग्स पर हमला न करके जब लिम्फ नोड्स पर लसिका जो ग्रंथियां हैं उन पे नोड्स जो जोड़ हैं उन पर जब इसका प्रभाव आ जाता है लिम्फ नोड्स पे, तो ये इसे जो है स्क्रोफुल्ला कहते हैं। तो विशेष रूप से ये गर्दन में जो छोटी छोटी गुटिकाएँ, जो छोटी छोटी नोड्स, जो छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, यही जो है स्क्रोफुल्ला है। और कभी कभी ये जो है फट भी जाती हैं त्वचा पर, इनसे स्राव भी आया करता है, इनसे पस भी बहा करती है। ये पेनलेस होते हैं और इसमें बुखार भी आता है, रात को पसीने भी होते हैं, वेट लॉस भी होता है और फेटिग्यू भी होती है, बेहोशी चक्कर भी होता है और ये ब्रेक्स भी हो जाते हैं त्वचा पर। तो मैं समझता हूँ मैंने संक्षेप में आपको बता ही दिया कि गंडमाला स्क्रोफुल्ला क्या चीज़ है और आप समझ भी गए होंगे, आसानी से समझ लेंगे कि आपका कौन सा रोगी स्क्रोफुल्ला या गंडमाला से पीड़ित है। अब आइए हम इस स्क्रोफुल्ला या गंडमाला के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्क्रोफुल्ला या गंडमाला के लिए S2 सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन, A3 फर्स्ट डाइल्यूशन और C4 फर्स्ट डाइल्यूशन में रोगी को दिया जाता है। अब मैं अपने प्रैक्टिस में S2 सेकेंड डाइल्यूशन के 10 नंबर की एक गोली, A3 फर्स्ट डाइल्यूशन के 10 नंबर की एक गोली और C4 फर्स्ट डाइल्यूशन के 10 नंबर की एक गोली को 1 ounce डिस्टिल्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर, फिल्टर वाटर में घोल करके 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम रोगी को पीने के लिए देता हूँ। अगर रोगी आपका बच्चा है तो उसका डोज आप चौथाई कर लेंगे। जैसे मैं 30 बूंद अगर एडल्ट को देता हूँ तो वहीं अगर बच्चे की बात है तो उसको 1/4 यानी 7-8 बूंद सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। अगर बच्चा थोड़ा किशोरा अवस्था को प्राप्त है, उसका हाफ डोज है, तो आप 15 बूंद 3 बार कर सकते हैं, 4 बार। रोग की तीव्रता और तेजी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आप डोज घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो डाइल्यूशन है, S2 सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन, A3 फर्स्ट, C4 फर्स्ट डाइल्यूशन में देने से रोगी को अच्छा लाभ होता है। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट करें, यहाँ नाना प्रकार की आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित जानकारी मिलेगी। विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।